आप सभी बच्चों का मैं प्रशांत कुमार सीटेट पटना के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हमने कहा था कि जल्दी ही विषय आधारित वीडियोज़ आने शुरू हो जाएंगे। आज जिस विषय आधारित वीडियो का पहला जो वीडियो है वो हम लोग सीडीपी का जो सेक्शन है जीन पियाजे, वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग, उससे संबंधित हम लोग का पहला वीडियो आज होगा जीन पियाजे पर। और जीन पियाजे, वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग पर 5 नंबर जो है वो कंफर्म होता है। ठीक है, तो हम लोग आज के वीडियो में स्टार्ट करेंगे जीन पियाजे के बारे में जानने के लिए। जीन पियाजे के बारे में ये जानना है कि ये स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। कहाँ के? स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। और इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के बारे में बताया था। किसके बारे में? संज्ञानात्मक विकास के बारे में। अब ये संज्ञानात्मक विकास होता क्या है, संज्ञान क्या होता है? तो किसी भी चीज़ को जब हम अपने मन में डाल लेते हैं और उसके साथ क्या करते हैं, उसको अपने मन के अनुरूप ढाल लेते हैं, तो ये कहलाता है संज्ञान। अर्थात किसी भी चीज़ों को व्यवस्थित रूप से अपने मस्तिष्क में केंद्रित करके उसके बारे में समझ लेना संज्ञान कहलाता है। अर्थात किसी भी वस्तु के बारे में अपने मन में ढाल करके व्यवस्थित रूप से उसको जब हम उसके अनुसार कार्य करने लगते हैं तो ये क्या कहलाता है? संज्ञान कहलाता है। और इसी के आधार पर जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। अब इन सिद्धांत में क्या क्या उन्होंने कहा, तो उनके सिद्धांत के मुख्य बिंदु ये थे। पहले जब हम पियाजे का सिद्धांत पढ़ेंगे तो संज्ञान और संज्ञानात्मक विकास को जानेंगे। और इसके लिए जो मुख्य रूप से छोटी छोटी बातें हैं, पहले अनुकूलन किसको कहते हैं, साम्य धारणा किसको कहते हैं, स्कीम्स और स्कीमा किसको कहते हैं। सीधा सीधा ये प्रश्न आपके सीटीईटी के परीक्षा में पूछा जाता है। तो देखते हैं, पहला सिद्धांत कहता है अनुकूलन, एडेप्टेशन का सिद्धांत। अभी अनुकूलन का स्थिति का मतलब क्या होता है? कोई भी बालक हमेशा परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप को ढालता है और उसके अनुसार से सीखता है। बच्चा क्या करता है? परिस्थितियों के अनुसार से अपने आप को ढालता है और उस अनुसार से क्या करता है? सीखता है। और यह प्रक्रिया 2 चरणों में प्रतिपादित होती है। पहला चरण है आत्मसातीकरण, जिसको कहते हैं एसिमुलेशन। अब आत्मसातीकरण किसको कहते हैं? यदि कोई बच्चा किसी चीज़ को देखा, जैसे आप लोगों ने बचपन में सब लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सपेरिमेंट क्या था कि एक छोटा बच्चा है जो लैंप पर दौड़ता है या बल्ब पे दौड़ता है और बार बार आप उसको पकड़ लेते हैं। वो लैंप की ओर दौड़ता है और आप उसका हाथ पकड़ लेते हैं कि इसको छूना नहीं है। लेकिन कुछ होशियार लोग होते हैं, जो लोग करते क्या है कि बच्चे को उस लैंप को छूने के लिए बाध्य कर देते हैं, उसका हाथ पकड़ के उसको छुलवा देते हैं। और जब एक बार बच्चा छू लिया, उसके बाद वो बच्चा ज़िंदगी में कभी भी अब लैंप की ओर नहीं जाएगा। अर्थात उस बच्चे ने अपने दिमाग में आत्मसात कर लिया। आत्मसात करने का मतलब है अपने दिमाग में ये बैठा लिया कि अब हम कभी भी जलते हुए लैंप को नहीं छुएंगे। अर्थात क्या होगा कि बच्चे ने अपने दिमाग में क्या कर लिया? आत्मसात कर लिया। अब वो बच्चा कभी भी उस लैंप को छूने का प्रयास नहीं करेगा। फिर जब दूसरा इसमें बात करते हैं समायोजन, और फिर अब बच्चा अपने आप को समायोजित करने लगता है। समायोजित करने का मतलब यह है कि बच्चा के सामने जब लैंप लेके जाएंगे और वह उससे बहुत नज़दीक होगा तो अपने आप को छुपाने का प्रयत्न करेगा, अपने हाथ को मोड़ने का प्रयत्न करेगा। यदि आप उसके हाथ को उस लैंप की ओर लेके जाएंगे तो वो क्या करेगा? अपने हाथ को छुपा लेगा कि अब हम उसको नहीं छुएंगे। तो इसको क्या कहते हैं? समायोजन। तो जब किसी बच्चे में अनुकूलन का जब विकास होता है, अनुकूलन का मतलब होता है कि किसी भी परिस्थिति के अनुसार से अपने आप को ढालना, तो वो 2 चरणों में होता है। पहला आत्मसातीकरण, अर्थात वो अपने आप को पहले उसके साथ ढालता है, उसके अनुसार से चीज़ों को सीखने का प्रयत्न करता है, और फिर क्या करता है? उसके अनुसार से अपना व्यवहार परिवर्तित करता है। उसके हिसाब से वो क्या करता है? अपने आप को समायोजित कर लेता है। फिर अगला है साम्य धारणा, जिसको कहते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। इसमें क्या करता है कि उसने आत्मसात तो किया था और समायोजित भी किया था। तो इस दोनों को एक साथ जब वो करने लगता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? साम्य धारणा। मतलब जिस चीज़ को भी उसने सीखा उसके अनुसार वो क्या करने लगा? अपना व्यवहार परिवर्तित करने लगा। जिस चीज़ को भी उसने सीख रखा है उसके अनुसार से वो क्या करता है? व्यवहार परिवर्तित करता है। जब उसके पास लैंप लेकर के जाते हैं तो बच्चा क्या करता है कि अब अपने आप को दूर करने लगता है।
ऐसी स्थिति को कहते हैं साम्य धारणा, जिसको इक्विलिब्रियम कहते हैं। और ये दोनों प्रक्रिया क्या है, जब आत्मसातीकरण को समायोजन के साथ जोड़ देते हैं तो उसी को कहते हैं साम्य धारणा की स्थिति। कैसी स्थिति, साम्य धारणा की स्थिति। अब जो तीसरा स्टेप आता है वो है स्कीम्स का। कोई भी बच्चा जब बचपन में रोता है तो माँ को यह लगता है कि इस बच्चे को कोई ना कोई परेशानी है। बच्चा रोएगा तो माता को यह पता चलता है कि बच्चे को कोई ना कोई परेशानी है, और इस बात को बच्चा भी भली भांति समझता है कि यदि भूख लगे तो रोना चाहिए, तो मम्मी क्या करेगी, दूध पिलाएगी। अर्थात भूख लगने पर बच्चे का रोना स्कीम्स कहलाता है। बच्चे ने उसमें क्या किया, एक धारणा विकसित कर लिया है कि भूख लगेगी तो रोना होता है, तभी ही खाना मिलता है। जब तक रोएंगे नहीं तब तक खाना नहीं मिलता है। जब वो मलमूत्र का त्याग करता है और उस जगह पर वो ठंडेपन का एहसास करता है तो वहाँ भी वो क्या करता है, रोता है, जिससे माँ को ये पता चलता है कि बच्चे ने कुछ ऐसा कर लिया है जिसके लिए वो मुझे बुला रहा है। और माँ जाकर के उस बच्चे को देखती है। तो स्कीम्स का मतलब क्या हो गया कि अपने आवश्यकताओं के लिए सामने वाले के पास सूचना पहुंचाना। और ये बार बार जब बच्चा ऐसे करता है तो इस चीज़ की वो धारणा बना लेता है, स्कीम्स डेवलप करता है कि जब रोएंगे तभी ही हमको भोजन मिलेगा, जब हम रोएंगे तभी हमको कोई साफ करने आएगा। अब दूसरी स्थिति एक आती है स्कीमा की। अब स्कीमा क्या कहते हैं भाई, तो स्कीमा का मतलब है कि परिस्थितियों के अनुसार से खुद को ढाल लेना। परिस्थितियों के हिसाब से क्या करना, खुद को ढाल लेना। और इसके लिए कई सारे उदाहरण अलग अलग लोगों ने दिए हैं। जैसे यदि कोई चिड़िया उड़ रहा है और बच्चा पूछता है कि पापा वो क्या है, और उसके पापा ने कहा कि वो कौवा उड़ रहा है, तो अगले दिन बच्चा कबूतर को भी उड़ते हुए देखता है तो उसको कौवा बोलता है। अगले दिन बच्चा कबूतर को भी देख के क्या बोलता है कि कौवा उड़ रहा है। अर्थात उसने अपने दिमाग में यह स्कीमा डेवलप कर लिया कि जिसके पास दो पैर हो, ठीक है, जिसके पास पंख हो, जो हवा में उड़े, वो सब क्या है भाई, वो सब कौवा होता है। वो सब क्या होगा, कौवा होगा। तो इसके आधार, इसको कहते हैं स्कीमा, कि पहले जिसने आपको कुछ बताया उस हिसाब से आप सामने वाली चीज़ों के बारे में भी निर्णय लेते हैं, ये कहलाएगा स्कीमा। ये डिफरेंस कई बार आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि स्कीमा और स्कीम्स का डिफरेंस क्या है। स्कीमा में कहा जाता है कि एक चीज़ के आधार पर बच्चा अपना मानसिक रूप से क्या करता है, धारणा बना लेता है कि ऐसा है। यदि पक्षी उड़ रहा है तो इसका मतलब वो कौवा है, क्योंकि उसके पिता ने कहा था कि ये कौवा है। जैसे कोई चार पैर वाला जानवर जा रहा है, उसके पास एक पूंछ है, तो पिता ने कहा कि ये कुत्ता है। अगले दिन वो गाय को भी देखता है तो बोलता है चार पैर है इसके पास पूंछ है, तो ये भी क्या होगा, कुत्ता होगा। लेकिन उसको ये पता नहीं है कि नहीं, इस प्रकार के जीव को क्या कहते हैं, गाय कहते हैं। तो स्कीमा और स्कीम्स का डिफरेंस क्लियर समझ में आना चाहिए, क्योंकि सीटेट के एग्जाम में यह सीधा पूछा जाता है। अब हम लोग पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण की चर्चा करेंगे। 4 चरण में पहला चरण है इंद्रिय गामक अवस्था, जिसको कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज, जिसका उम्र होता है 0 से 2 वर्ष। दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी उम्र होती है 2 से 7 वर्ष। तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी उम्र होती है 7 से 11 वर्ष। और चौथी होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, अर्थात 11 वर्ष बाद की अवस्था। अब हम लोग जानेंगे कि किस अवस्था में बालक कैसे कार्य करता है, किस अवस्था में बालक क्या करता है, किस प्रकार से कार्य करता है। हम सभी लोगों को ये पता है कि जब कोई भी बच्चा 0 से 2 वर्ष का होता है तो वो पूर्ण रूप से अपने माता पिता पर अपने हर कार्य के लिए आश्रित होता है। 0 से 2 वर्ष का बच्चा हर कार्य के लिए अपने माता पिता पर आश्रित होता है, और इसी को कहते हैं हम लोग इंद्रिय गामक अवस्था। कैसी अवस्था, इंद्रिय गामक अवस्था। जैसे बालक शैशवावस्था से लेकर किशोरावस्था तक लगातार अपने आप में अपना संज्ञान क्या करता है, विकसित। बालक की क्रियात्मक
पूर्ण रूप से इंद्रियों पर निर्भर करती है। ज्ञानेंद्रियों पर निर्भर करती है। अब ये ज्ञानेंद्रियां क्या होती है ये हमें जानना होगा कि ज्ञानेंद्रियां कहते किसको है। कहते हैं कि ऐसी इंद्रियां जिससे ज्ञान की प्राप्ति हो उसको कहेंगे ज्ञानेंद्रियां। और ये हमारे कितने हैं? 5। हमारी कितनी ज्ञानेंद्रियां हैं? 5। कौन कौन? पहली है, बताइए आप। आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। अर्थात बालक सारी जानकारियां अपने इन्हीं 5 अंगों के माध्यम से जानना चाहता है। आँख का उपयोग करता है, कान का उपयोग करता है, नाक का उपयोग करता है, जीभ का उपयोग करता है, त्वचा का उपयोग करता है। चीज़ों को वो पकड़ के छू करके देखने का कोशिश करता है। तो पहला लिख लेंगे हम लोग कि बालक की क्रियात्मक गतिविधि पूर्ण रूप से ज्ञानेंद्रियों पर निर्भर करती है। इसके बाद लिखेंगे इस अवस्था में बालक प्रत्यक्ष रूप से, इस अवस्था में बालक प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन करके सीखता है। अवलोकन करके सीखता है। बालक क्या करेगा? प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन करेगा, देखेगा, चीज़ों को अपने सामने रखेगा और उसके बाद वो क्या करेगा? सीखेगा। तो क्या हो गया? क्रियात्मक गतिविधि पूर्ण रूप से ज्ञानेंद्रियों पर निर्भर होती है। दूसरी अवस्था है, अवस्था में बालक प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन करके सीखता है। इसके बारे में सोचना समझना नहीं कर पाता है, तर्क करने की क्षमता उसमें नहीं होती है। तो आत्मचिंतन तथा तार्किक चिंतन नहीं कर पाता है। आत्मचिंतन तथा तार्किक चिंतन नहीं कर पाता है, अर्थात इसका अभाव होता है। तो ये 3 पॉइंट जो हैं आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। किसके अंतर्गत? इंद्रिय गामक अवस्था के अंतर्गत। पहली थी कि क्रियात्मक गतिविधियां पूर्ण रूप से ज्ञानेंद्रियों पर निर्भर होती है। जो कार्य भी वो करेगा वो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ही करेगा। दूसरी अवस्था है बालक प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन करके सीखता है। हर चीज़ को छुएगा, देखेगा, सूंघेगा, सुनेगा, खाएगा या चखेगा, उस आधार पर उसको पता चलता है कि यह क्या है। इसी अवस्था में बालक जो है वो सांप को पकड़ के भी मुंह में डाल लेता है, चींटी को पकड़ के भी मुंह में डाल लेता है। तो ये चीज़ें हम लोग ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे सब कुछ होता है कि इस अवस्था में बालक प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन करके सीखता है तथा आत्मचिंतन तथा तार्किक चिंतन नहीं कर पाता है। बच्चा अपने बारे में सोचने समझने की क्षमता का विकास नहीं रखता है। तो ये 3 मुख्य पॉइंट हैं, सभी लोग लिख लीजिए इसको। क्रियात्मक गतिविधि पूर्ण रूप से ज्ञानेंद्रियों पर निर्भर करती है। अवस्था में बालक प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन करके सीखता है। आत्मचिंतन तथा तार्किक चिंतन नहीं कर पाता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसमें हम लोगों ने लिखा है 2 से 7 वर्ष। कोई भी बालक 2 से 7 वर्ष में जो है वह क्या करता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को कहते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज इसको कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। ये होगा प्री ऑपरेशनल स्टेज। अवस्था कितनी हो गई इसकी? 2 से 7 वर्ष तक की। इसमें लिखेंगे बालक प्रत्यक्ष रूप से वस्तु का विभेदन कर सकता है। वस्तु का विभेदन कर सकता है।
इसका मतलब होता है कि वह देख करके, चीज़ों को छू करके वो वस्तुओं के बारे में समझ सकता है कि ये कैसी वस्तु है। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं का विभेदन कर सकता है। परंतु तर्क करने की क्षमता इस अवस्था में बहुत कम होती है। बच्चे में तर्क करने की क्षमता बहुत कम होती है। बच्चा प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं का विभेदन कर सकता है, परंतु तर्क करने की क्षमता क्या होती है, बच्चों में बहुत सारी कम होती है। और इसी आधार पर बच्चा क्या करता है, सीखने का शुरुआत करता है। सीखने का शुरुआत करता है। सीखने का शुरुआत करता है। ठीक है, हम लोग तीसरे पॉइंट में आएंगे। इसी अवस्था में बालक पारिवारिक दुनिया के अलावा बाहर की दुनिया से संबंध स्थापित करना शुरू करता है। इस अवस्था में बालक, अभी तक तो बालक परिवार के अंदर रहता था जब वो 2 साल से नीचे का था, लेकिन जब 2 साल से ज़्यादा का हुआ तो वो क्या करने लगा, पारिवारिक दुनिया से बाहर से संबंध स्थापित करने लगा। आप सभी लोग को हम चाहते हैं कि आप लोग सीटेट पटना को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, सीटेट पटना को सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्या करेंगे, आप लोग लाइक करेंगे। इसी में कुछ और भी मुख्य बिंदु हैं, जैसे जीववाद का गुण बच्चे में नहीं होता है, अर्थात वह सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता है। क्या करता है, सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता है। सजीव तथा निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता है। 2 से 7 वर्ष की अवस्था है, उसमें सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता है। आप सभी लोग हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन बैच से जुड़ सकते हैं। ठीक है, और अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। हमारा ऑनलाइन ऑफलाइन बैच सभी सेंटर्स पे चल रहा है, रमना रोड में, कंकड़बाग में और बोरिंग रोड चौराहा वर्मा सेंटर में। तो आप सभी लोग जुड़ सकते हैं। बाकी जो एड्रेस है, लोकेशन है, वो नीचे आपको कमेंट बॉक्स में दिए गए हैं। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से आप एड्रेस देख सकते हैं। तो जीववाद में सजीव तथा निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता है। इस स्थिति में बच्चा जो 2 से 7 वर्ष में होता है वो अहम केंद्रित होता है। क्या होता है, अहम केंद्रित। अहम केंद्रित का मतलब होता है बच्चा अपने आगे दुनिया की सारी चीज़ों को कोई वैल्यू नहीं करता है। वो किसी भी चीज़ को तोड़ सकता है, किसी भी चीज़ को फेंक सकता है, किसी भी चीज़ को रख सकता है, किसी भी चीज़ को हटा सकता है। अर्थात उसका सोचना यही होता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ और वो सब सही कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें वो हर चीज़ को सही करने के लिए अहम से केंद्रित रहता है कि हमारे द्वारा किया हुआ हर कार्य सही है। तो इसको कहते हैं अहम केंद्रित होना। इसके बाद एक और गुण है इस अवस्था में, अपलटावादी होता है। बच्चा क्या होता है, अपलटावादी होता है। अपलटावादी होने का मतलब है कि यदि बच्चा 4 जोड़ 7 बराबर 11 लिख सकता है तो बच्चा 11 जोड़ 4 बराबर फिर क्या होगा बताने में असक्षम होता है।
फिर से सुनेंगे। अपलटावादी का मतलब है बच्चा यदि 4 जोड़ 7 बराबर यदि 11 बता सकता है, लेकिन पुनः उसको कहिएगा 11 जोड़ 4 बराबर क्या होता है, तो यह उसके बस में नहीं होता है। जब बच्चा 2 से 7 वर्ष का होता है तो 11 जोड़ 4 बराबर फिर से सॉरी 11 नहीं, 7 जोड़ 4 बराबर 11 होगा, यह पुनः नहीं बता पाएगा। अर्थात ये हो गया 4 जोड़ 7 वो बता सकता है, पुनः उसको 4 जोड़ 7 दीजिएगा तो 11 बताएगा, लेकिन 7 जोड़ 4 की बात करेंगे तो उसके बस में नहीं है कि वह 11 बता दे। अर्थात बच्चा जब 2 से 7 वर्ष का होता है, अर्थात बच्चा किस स्कूल में होगा, किस अवस्था में होगा, क्लास 1 में होगा, क्लास 2 में होगा। तो क्लास 1 और 2 के बच्चे क्या करते हैं, ये अपलटावादी व्यवहार का अनुपालन करते हैं। उनको इन चीज़ों को पलटने में कठिनाई होती है, वह यह नहीं बता पाते। तो ये भी गुण जो है वो क्या है, अपलटावादी व्यवहार है। तीसरी स्थिति, एक और स्थिति इसमें बात करते हैं हम लोग, उसमें याद रखेंगे हम लोग कि भार और मात्रा का समुचित ज्ञान बच्चे को नहीं होता है। बच्चे को भार और मात्रा का समुचित ज्ञान नहीं होता है। उसको यदि आप 2 गिलास देते हैं, एक गिलास लंबा देंगे और एक गिलास चौड़े पेनी का छोटा देंगे, तो बच्चा हमेशा इस लंबे गिलास को पकड़ेगा, क्योंकि उसको लगता है कि इस लंबे गिलास में ज़्यादा रखा होगा और इस छोटे गिलास में कम रखा होगा। तो बच्चा हमेशा पतले और लंबे गिलास को पकड़ने की कोशिश करता है। क्या करता है, पतले और लंबे गिलास को पकड़ने की कोशिश करता है। तो हम लोग अब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को भी देख चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। सीटेट में इस बार हम सभी लोगों को 120 से ज़्यादा नंबर लाना। हम लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से आपको उपलब्ध है। ऑनलाइन में आप सीटेट पटना से जुड़ सकते हैं और ऑफलाइन में आरंभ तैयारी जीत की, अर्थात हम लोग जीतने के लिए आरंभ कर रहे हैं। तो आप जुड़ सकते हैं हमसे। ऑफलाइन में आरंभ तैयारी जीत की 3 सेंटर्स अभी हमारे वर्किंग हैं। 3 सेंटर्स में पहला सेंटर जो है वो कंकड़बाग में है, दूसरा सेंटर रमना रोड में है और तीसरा वर्मा सेंटर बोरिंग रोड में। तो अब हम लोग चलते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की जो अवस्था है वो 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। कितने से कितने तक की अवस्था होती है, 7 से 11 वर्ष तक की आवश्यकता होती है। इसमें हम लोग देखते हैं कि इस स्थिति में बच्चों में भाषा का विकास होता है। इस स्थिति में बच्चों में भाषा का विकास होता है। सक्रिय विकास इसको लिख सकते हैं हम लोग, बच्चे में सक्रिय विकास, सक्रिय भाषा का विकास होता है। दूसरा, बच्चों में सामाजिकरण का विकास होता है। बच्चों में सामाजिकरण का विकास होता है। ठीक है। बच्चे तर्क प्रस्तुति करने में सक्षम हो जाते हैं। तर्क प्रस्तुति करने में सक्षम हो जाते हैं। अर्थात बच्चा हर चीज़ का जवाब मांगने लगता है। जैसे आप यदि उनको बोलेंगे कि मोबाइल नहीं चलाना है, तो बच्चे बोलेंगे कि आप चलाओ, मैं नहीं चलाऊंगी, या मैं नहीं चलाऊंगा। बच्चे आपको सीधा बोल देंगे। बच्चों को आप कहेंगे कि पेड़ लगाना अच्छी बात है, तो बच्चे कहेंगे कि क्यों अच्छी बात है, बताइए। हर चीज़ का तर्क वो करेंगे। आप कहेंगे उनको कि कपड़ा अच्छे से पहनना चाहिए, तो बोलेंगे कि क्यों पहनना चाहिए, बताइए। तो उनके प्रश्न इस समय में बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न वो करते हैं। इसीलिए बच्चे को नन्हे वैज्ञानिक कहा गया है। हर चीज़ को वो करके देखना चाहते हैं। बच्चा हर चीज़ को क्या करेगा, करेगा खुद से, और तब सीखने का प्रयास करेगा। इसलिए बच्चे को पियाजे साहब ने, संज्ञानात्मक विकास पियाजे साहब ने क्या कहा था, नन्हे वैज्ञानिक, कि हर चीज़ को बच्चा क्या करेगा, उसके बाद सीखेगा, बार बार करेगा, बार बार सीखेगा। तो कोई बच्चा यदि हाइपर एक्टिव है तो वो ज़्यादा अच्छा है। हाइपर एक्टिव होने का मतलब है वो चीज़ों को सीखने का गुण बहुत ज़्यादा अपने में रखता है,
और उसका मानसिक विकास अच्छे से हो रहा है। तो हाइपर एक्टिव बच्चों के लिए साथ ये खासियत है कि वो हर चीज़ को तेज़ी से सीखते हैं, लेकिन हाँ, जो तेज़ी से सीखता है वो तेज़ी से भूलता भी है। ये बीमारी है इस अवस्था की। तो बच्चे बहुत तेज़ी से सीखते हैं इसमें, हाइपर एक्टिव अवस्था। तो भाषा का विकास होता है, सक्रिय भाषा का विकास होता है, सामाजिकरण का विकास होता है, तर्क प्रस्तुति करने में बच्चे इस अवस्था में सक्षम हो जाते हैं। अब कहते हैं इस अवस्था में बच्चों में समस्या समाधान का गुण का विकास होता है, गुण का विकास होता है। समस्या समाधान की कोई भी समस्या आएगी तो बच्चे उससे आपको चाहेंगे कि बाहर करें। बच्चे चाहेंगे कि अपने माता पिता को भी यदि कोई समस्या है तो उस समस्या से बाहर करें। ये 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था है। इस अवस्था में अगला पॉइंट लिखेंगे कि बच्चा मानसिक रूप से जागरूक होने लगता है। बच्चा क्या करता है? मानसिक रूप से जागृत होने लगता है। बच्चा क्या करता है? मानसिक रूप से जागृत होने लगता है। बच्चा चीजों का अलग अलग दृष्टिकोण निर्माण करता है। इस अवस्था में अलग अलग दृष्टिकोण निर्माण करता है, अलग अलग दृष्टिकोण निर्माण करता है। बच्चा अलग अलग दृष्टिकोण का निर्माण करना, बच्चा अलग अलग दृष्टिकोण का निर्माण करता है। तो यह अवस्था हो गई मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। पहला भाषा का सक्रिय विकास होता है, दूसरा सामाजिकरण का विकास होता है, तीसरा तर्क प्रस्तुति करने की क्षमता का विकास होता है, चौथा समस्या समाधान का गुण का विकास होता है, पांचवा मानसिक रूप से बच्चा जागृत होने लगता है और पांचवा अलग अलग दृष्टिकोण का निर्माण करता है। अब हम लोग चलेंगे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, जो कि 11 वर्ष बाद की अवस्था। संक्रियात्मक अवस्था बच्चे में 11 वर्ष के बाद की अवस्था होती है। अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि बालक जो है पूर्ण रूप से मानसिक रूप से विकसित होने लगता है, जागरूक होने लगता है, मित्र मंडली का निर्माण करने लगता है, जो उनको चाहने वाले हैं उनके प्रति बच्चा क्या होता है? वफादार होने लगता है और अलग अलग दृष्टिकोण का निर्माण करता है। जो आपको चाह रहे हैं उसके लिए वो अलग दृष्टिकोण 7 से 11 वर्ष में ही बना लेता है। लेकिन जब हम औपचारिक अवस्था में आएंगे तो औपचारिक अवस्था का पहला गुण है कि बच्चा संज्ञानात्मक रूप से पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है। बच्चा क्या होता है? संज्ञानात्मक रूप से पूर्ण परिपक्व हो जाता है। बच्चा संज्ञानात्मक रूप से पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा? परिपक्व हो जाता है। दूसरी अवस्था में बात करेंगे अमूर्त चिंतन या तर्क की प्रस्तुति करने लगता है। अमूर्त चिंतन या तर्क की प्रस्तुति करने लगता है। अमूर्त चिंतन तथा तर्क की प्रस्तुति करने लगता है। अमूर्त चिंतन का मतलब होगा कि बच्चे को कोई भी चीज़ मूर्त रूप में सामने हो इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात वो सोचने समझने की क्षमता का पूर्ण विकास कर लेता है इस अवस्था पर, जब 11 वर्ष के बाद की अवस्था में बच्चा आता है। तो अब इस अवस्था में कहते हैं बच्चा समस्या का पहचान कर उसका निदान करने की क्षमता का विकास करता है। करने की क्षमता का विकास करता है। अर्थात बच्चा क्या करेगा? समस्या को पहचानेगा और सामाजिक परिस्थिति के अनुसार से उन सब चीज़ों को क्या करेगा? अनुकूलित करके निदान करेगा।
ठीक है, अर्थात बच्चा सामाजिक रूप से अपने आप को इस अवस्था में समायोजित करने की क्षमता विकसित कर लेता है। ठीक है, इसके बाद जब हम बात करते हैं इसमें, तो याद रखेंगे कि कुछ की पॉइंट्स हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। कुछ की पॉइंट्स हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो पहला की पॉइंट हम लोग लिखेंगे, बालक की संपूर्ण मानसिक तथा क्रियात्मक बालक के संपूर्ण मानसिक तथा क्रियात्मक गतिविधि बालक की संपूर्ण मानसिक तथा क्रियात्मक गतिविधि खोज एवं निर्माण पर आधारित होती है। खोज एवं निर्माण पर आधारित होती है। आधारित होती है। जब दूसरा पॉइंट हम लोग लिखने का प्रयास करेंगे तो इसमें लिखेंगे, बालक खोज तथा निर्माण के लिए सारी जानकारी अर्जित कर लेता है। खोज तथा निर्माण के लिए बालक क्या करता है, अपना जो जानकारी है उसको क्या करेगा, अर्जित करेगा। इसके आधार पर बालक में मजबूत मानसिक विकास होता है। दो स्थिति है इसमें बच्चे का एडेप्टेशन के लिए कि बालक जो है वो खोज तथा निर्माण के लिए जो जानकारी इकट्ठा करता है, उसमें बहुत सारी जानकारी है वो स्वयं से करता है, जिसके आधार पर वह मानसिक रूप से काफ़ी परिपक्व हो जाता है, संस्कारिक रूप से वो काफ़ी परिपक्व हो जाता है, अनुकूलित हो जाता है, अनुशीलनशील हो जाता है। लेकिन बहुत सारी जानकारियाँ उसको समाज से मिलती है और समाज जिम्मेदार होता है बच्चे के सांवेगिक मानसिक विकास के लिए। सामाजिक परिवेश जिम्मेदार होता है बच्चे के होने वाले गतिविधि के लिए। बच्चा किस गतिविधि को कैसे करेगा ये समाज निर्धारित करता है। और इसका अर्थ होता है कि हमने संज्ञानात्मक विकास में पढ़ा कि बच्चा जब विकसित होगा तो समाज का बहुत बड़ा योगदान होता है। हर अवस्था में संज्ञान के लिए, बच्चों को सीखने के लिए, कॉग्निशन के लिए बच्चा क्या करता है, पूर्ण रूप से समाज पर निर्धारित करता है, समाज पर निर्भर रहता है और बच्चा हर अवस्था में खुद से करके सीखता है। तो ये सारे मेन पॉइंट्स पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के थे। अगले वीडियो में हम लोग जब आएंगे तो उसमें आपको इससे रिलेटेड सीटेट में पूछे गए 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। हम लोग 20 क्वेश्चंस पियाजे के संज्ञानात्मक विकास पर हम लोग डिस्कस करेंगे। अगले ये वीडियो जो होगा वो 3 वीडियो का सीरीज है, जिसमें एक दिन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास, दूसरे दिन कोहल वर्ग का और तीसरा दिन जो होगा वाइगोत्स्की का सिद्धांत होगा। 3 वैज्ञानिक 3 वीडियो और 3 वीडियो में 5 नंबर आपको पूर्ण रूप से प्राप्त होंगे, क्योंकि CTET में 5 नंबर के प्रश्न पियाजे, वाइगोत्स्की और कोहल वर्ग से फिक्स होते हैं। अर्थात हम लोग 3 वीडियोज में 3 सिद्धांत पढ़ेंगे और उसके बाद 3 वीडियोज में इनके निर्धारित प्रश्न पढ़ेंगे और 6 वीडियो में ये 5 नंबर फाइनल हो जाता है। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आप लोग सीटेट पटना को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएं। हमारा तीनों सेंटर ऑफलाइन मोड में एक्टिवेट है। वर्मा सेंटर बोरिंग रोड 5th फ्लोर पे, दूसरा सेंटर है रमना रोड, तीसरा सेंटर है वागीसा कैंपस कंकरबाग। इन तीनों जगहों पर हम आरंभ के नाम से आपको मिलेंगे और ऑनलाइन में सीटेट पटना नाम के YouTube चैनल पर हम आपके साथ हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे।